सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो प्योर सब्सटेंसेस है हमारे पास, या तो वो एलिमेंट्स है या वो कंपाउंड्स है। तो हम एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस है जिनको और छोटे सब्सटेंस में हम नहीं तोड़ सकते। मतलब एलिमेंट को आप तोड़ोगे तब वो एलिमेंट ही मिलेगा, एलिमेंट को तोड़ोगे एलिमेंट ही मिलेगा, और छोटे एलिमेंट को तोड़ोगे एलिमेंट ही मिलेगा। मतलब एलिमेंट जो है उसको और सिंपलेस्ट सब्सटेंस पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंट्स आफ्टर ऑल किससे बने होते हैं, एटम से, और एटम्स तो हमें दिखते नहीं है। तो एलिमेंट को आप डिवाइड करते जाइए छोटे से, बहुत ही छोटे से, माइनर से आप कह सकते हो पार्ट में भी अगर आपको एलिमेंट का बहुत छोटा सा हिस्सा भी ले लेंगे तो उसमें भी आपको एलिमेंट ही मिलेगा। सो एलिमेंट इज एक्चुअली अ फॉर्म, अ सिंपलेस्ट फॉर्म व्हिच कैन बी अटेन्ड। अदरवाइज एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑफ एटम्स बट वी कैन नॉट सी देम। तो एलिमेंट जो होता है, दे आर दो सब्सटेंसेस दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। तो पूरा का पूरा जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है, जितने एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हो चुके हैं, आपको पता है बहुत से एलिमेंट्स से डिस्कवर हो चुके हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, जिसमें डेली टू डेली आपको पता है कि कुछ टाइम बाद डिस्कवरीज होती रहती है। अराउंड 128 एलिमेंट्स ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, राइट। तो ये नंबर जो अभी हम ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर आप जो पढ़ रहे हो उस बुक्स में ये नंबर 128 है। पर ये डिस्कवरीज मतलब जो साइंटिस्ट हैं इसको दे कीप ऑन एक्चुअली नए से नए एलिमेंट को ढूंढते रहते हैं, आर्टिफिशियली बनाते रहते हैं। तो ये जो नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये फिक्स नहीं है, ये बढ़ता रहता है। इट इज अराउंड आई थिंक 139 to 140 इट इज ऑलरेडी रीच्ड, राइट। तो जितने भी ये सारे एलिमेंट्स हैं जो पूरे पीरियोडिक टेबल में हमने रखे हुए हैं, दीज आर ऑल एलिमेंट्स एंड दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज सिल्वर। सिल्वर इज अगेन अ एलिमेंट। दिस इज सल्फर, हम बात कर चुके हैं, सल्फर इज ऑल्सो एन एलिमेंट। एंड दिस, एज यू कैन सी, दिस इज एक्चुअली यू कैन से अ क्रिस्टल। एज आपको देखने में क्रिस्टल लग रहा है, बट एक्चुअली दिस इज सोडियम क्रिस्टल्स। तो ये जो सोडियम है ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल है जो इसको बना रहा है। दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स, और ये सारी प्योर सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज है उनको फुलफिल करते हैं। अब एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अभी हमने बात किया कि एलिमेंट जो होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं टूट सकता, पर मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट का सबसे छोटा सब्सटेंस है जिससे एलिमेंट बना है वो क्या है, एटम्स। जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, जैसे कि सपोज कोई एलिमेंट सॉफ्ट है, कोई एलिमेंट हार्ड है, कोई एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, लो है, कोई आप कह सकते हो शाइन कर रहा है, या कुछ भी उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है कि कोई एलिमेंट इससे रिएक्ट कर रहा है, इससे नहीं कर रहा, तो सारा जो उसका फिजिकल और केमिकल नेचर है दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय इट्स एटम्स। और जो ये एलिमेंट्स है ये नेचर में फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी, कि कितना रिएक्टिव है उस हिसाब से ये किस कंबाइंड फॉर्म में भी नेचर में मिल सकते हैं और फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं। फ्री स्टेट में मिलने वाले एलिमेंट्स काफी कम है। मतलब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो जो कॉपर, हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब बहुत ही कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। लेकिन इनमें से भी जो गोल्ड और प्लैटिनम है ये बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव है, ये नेचर के अंदर फ्री फॉर्म में ही हमें मिलते हैं। अदरवाइज इससे ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी आपस में एक दूसरे से डिफर करती है, पर वो कंबाइंड फॉर्म में ही हमें नेचर में मिलते हैं। These elements can be prepared artificially also by nuclear reactions. न्यूक्लियर रिएक्शंस एक स्पेसिफिक टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर अगर एक एटम है उसके न्यूक्लियस को आप डिस्टर्ब करोगे, उसके न्यूक्लियस का एक बैलेंस होता है, एक न्यूक्लियर फोर्स होता है, अगर आप उसको डिस्टर्ब कर दोगे तो उसका जो न्यूक्लियस है उसमें एक चेंज आता है, या तो वो टूट जाता है या वो
जिसके साथ आप उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, किसी के साथ हिट करके, कोई और पार्टिकल्स के साथ हिट करके, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसा चेंज आता है कि वो नए एलिमेंट्स भी बना सकता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें न्यूक्लियस के अंदर चेंज आता है, एंड व्हेन न्यूक्लियस अंडरगोज अ चेंज तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह बदल जाते हैं एंड इट गिव राइज टू अ न्यू एलिमेंट। So elements can be artificially prepared, जैसे यूरेनियम, थोरियम, these are all artificially, 92 के बाद जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, they can be actually prepared artificially। एलिमेंट सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। लिक्विड सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स है हमारे पास, गैसेस हमारे पास 11 है, और रेस्ट जितने एलिमेंट्स है वो हमारे पास सॉलिड्स है। लिक्विड्स के अंदर जैसे कि ब्रोमीन हमारे पास एक लिक्विड एलिमेंट है, ऐसे ही हमारे पास गैलियम एक लिक्विड एलिमेंट है। मरकरी आपको पता है थर्मोमीटर्स में यूज होता है टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए, मरकरी भी एक लिक्विड एलिमेंट है। गैसेस जैसे कि आपको पता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऐसे एक्सेट्रा 11 गैसेस है हमारे पास एलिमेंट्स में, और रेस्ट ऑफ देम दे आर सॉलिड्स, लाइक वी हैव पोटेशियम, वी हैव सोडियम, राइट। ये सब क्या है, और भी सल्फर वगैरह, दीज आर ऑल सॉलिड इन नेचर। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है, जैसे कि आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है, या तो एलिमेंट मेटल होते हैं, या एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं, या एलिमेंट्स मेटलॉइड होते हैं। मतलब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखें तो या तो ये एलिमेंट्स मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, या ये नॉन मेटल्स की, या ये मेटलॉइड्स की। तो हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स को मेटल्स हम कब बुलाते हैं। देखिए, मेटल्स वो होते हैं जिनकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते, दे आर नॉट स्टेबल। लेकिन अगर वो ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दें तो वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो मेटल्स की यही प्रॉपर्टी है कि उनकी टेंडेंसी है कि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, और लूज करने के बाद उनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाता है, और वो क्या बना देते हैं, केटाइन। देखिए, कोई भी आपके पास एलिमेंट की बात करें तो उसमें एटम तो है ही, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, और न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बात करी कि जो मेटल्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो डोनेट कर देंगे। अब अगर वो डोनेट कर देंगे तो उनपे कौन से पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स। इसीलिए जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, उनपे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब एटम पे किसी एलिमेंट की बात करें तो एटम ही हो गया ना इनडायरेक्टली, तो जब भी कभी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो न्यूट्रल नहीं रहता, ऑब्वियसली उस पर चार्ज आ चुका है, और उसको हम क्या बुलाते हैं, केटायन। तो इसलिए मेटल्स वो होते हैं जिनकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, और लूज करने के बाद उनमें प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और एटम विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज केटायन। So we can say that metals can actually lose electrons, and after losing they form respective cations. तो अगर हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मतलब उनसे हम थिन शीट्स बना सकते हैं। अगर आप उनको हैमर करो तो आप थिन शीट्स बना सकते हो। जैसे कि आपको पता है एल्यूमिनियम फॉइल, हम सब फूड रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का या एल्यूमिनियम फॉइल के पैकेट्स का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम भी एक मेटल, तो आप देखिए कितना मेलिएबल है कि कितनी पतली शीट बन जाती है इससे। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे आर मेलिएबल, मींस दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, लाइक इफ यू विल हैमर देम तो यू कैन एक्चुअली मेक थिन शीट्स आउट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम इज अ गुड मेलिएबल मेटल, सिल्वर is also a
very good malleable metal except alkali metals. Alkali metals में आ जाता है आपके पास सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रैंसियम. इनको छोड़कर लिथियम, इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे मेटल्स malleable है, मतलब उनसे आप थिन शीट्स बना सकते हो. मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, मतलब आप हैमर करके उनसे थिन वायर्स भी बनवा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम की वायर, आपको पता है कॉपर की वायर होती है, कॉपर की वायर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए भी यूज होती है. ठीक है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज है कि दे आर डक्टाइल. सो बेस्ट डक्टाइल मेटल इज सिल्वर, एल्यूमिनियम. ऐसे बहुत से मेटल्स हैं जो कि डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं. मेटल्स आर लस्ट्रस. मेटल्स जो होते हैं उनकी शाइनी अपीयरेंस होती है, मतलब वो शाइन करते हैं. दैट मीन्स दे आर लस्ट्रस इन नेचर. बट वी हैव फ्यू मेटल्स दैट डू नॉट शाइन, लाइक मर्करी, सीजियम, गैलियम. दे डोंट शाइन एट ऑल. मेटल्स आर नॉर्मली हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम दैट आर सो सॉफ्ट. एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज सोडियम एंड वी कैन एक्चुअली कट इट विद द हेल्प ऑफ नाइफ. So otherwise, if we talk about metals, they are generally hard in nature. Metals are good conductor of heat and electricity. See, there is a property that make the metals good, metals or any other substance a good conductor of electricity, and that property is the presence of free mobile electrons. तो जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनके अंदर हमने पहले भी पढ़ा है कि उनके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है मतलब फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है. मोबाइल मतलब वो मूव कर सकते हैं. इसी वजह से दे कैन बी अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कैरी द इलेक्ट्रिक करंट. सो दैट इज द रीजन दैट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. And if anything is good conductor of electricity, is obviously a good conductor of heat as well. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यही होता है ना इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो वो आपस में कोलाइड भी करते हैं और उनकी कोलिजन से हीट प्रोड्यूस होती है. So metals are good conductor of electricity as well as heat. As you can see in the figure, आप देखिए यहाँ पे वायर्स हमने मेटल की बनाई है और आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे अगर आप इनको बल्ब से अटैच कर देंगे तो बल्ब भी ग्लो करेगा. अगर दो वायर्स को इकट्ठा करेंगे तो आप एक स्पार्क देख पाएंगे. दैट एक्चुअली शोज कि जब यहाँ से बैटरी से इसमें करंट पास हुआ तो इन्होंने करंट को कैरी किया. सो दैट मींस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. And in this figure you can see that we have iron nails and we are heating it. और आप देखो कि इतना हीट किया कि इनके अंदर इनका कलर ही बदल गया. They became somehow red in color. So this shows that they are good conductor of heat as well as electricity. Metals generally have high melting and boiling point. Except the soft metals, that is sodium, potassium, calcium, they have low melting and boiling point because they are comparatively soft. तो कोई भी चीज अगर हार्ड होती है, जैसे हमने पढ़ा जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं. हार्ड होने का मतलब उनके अंदर जो फोर्सेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड है. तो ऑब्वियसली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा. पर जो सॉफ्ट है इसका मतलब जो पार्टिकल्स है वो कंपैरेटिवली उतने क्लोजर नहीं है, उनमें फोर्सेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका कंपैरेटिवली लो है. तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. As you can see in the figure, this is sodium, this is so soft, as we have discussed, we can cut it with knife also. तो इतना सॉफ्ट है तो उतने फोर्सेस स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई नहीं होगा. Metals are sonorous. That means when they are hit, they produce sound. When they are hit, they produce sound. As you can see here, ये जो बेल है, ये जो बेल लगी हुई है, ये मेटल की बनी हुई है. तो इसमें एक आपको पता है गॉन्ग होता है. तो जब हम इसको इसके साथ हिट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होती है. कि जो मेटल्स आपस में टकराते हैं या हम मेटल को किसी चीज के साथ बीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है. Now we start with few chemical properties of metals. देखिए मेटल्स जो होते हैं दे आर क्वाइट रिएक्टिव. अभी हम बात कर चुके हैं क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हमने ये भी बात करी कि उनकी नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और लूज करने के बाद उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब वो केटायन बन जाते हैं. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो ऑक्सीजन के साथ अगर हम मेटल को रिएक्ट करते हैं, मेटल या किसी भी चीज को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वो बनाता है अपनी ऑक्साइड.
क्योंकि वहां पे मेटल का क्रिस क्रॉस O2 नेगेटिव के साथ होता है। तो मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल आप ले लीजिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें सोडियम, तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास बन जाएगी सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ही एल्यूमिनियम को रिएक्ट करो, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ये आपके पास बन जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला इनका डिफरेंट होता है क्योंकि वो वैलेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम आपके पास है Na, ऑक्सीजन आपके पास O। सोडियम का जो वैलेंसी होती है दैट इज पॉजिटिव और ऑक्सीजन की होती है 2 नेगेटिव। तो जब आप इनको रिएक्ट करेंगे तो इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाती है, 2 Na के पावर पे आ जाता है और ऑक्सीजन के पावर पे 1 आ जाता है। आप पॉजिटिव पार्ट को पहले और नेगेटिव को बाद में लिखते हैं और इनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज कर देते हैं, तो फॉर्मूला बन गया Na2O। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर आप करो तो एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है दैट इज 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की है 2 नेगेटिव। तो अगर आप क्रिस क्रॉस करोगे तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव पार्ट है तो पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी इसके पावर में आ जाएगी और ऑक्सीजन के पावर में एल्यूमिनियम की वैलेंसी आ जाएगी, तो ये बन जाएगा Al2O3। तो इस तरह से मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म ऑक्साइड्स। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्मूलाज की आप ऑक्साइड बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर वैलेंसीज। मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक का मतलब है अगर आप रेड लिटमस लोगे तो ये रेड लिटमस का कलर क्या कर देंगी, ब्लू। पर कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो बेसिक ना होकर एम्फोटेरिक है नेचर में। एम्फोटेरिक का मतलब है कि उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी है और उनके अंदर बेसिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है, मतलब उनके अंदर एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकती है और वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे दो मेटल ऑक्साइड्स है जो कि नेचर के अंदर एम्फोटेरिक है, मतलब उनके अंदर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। नॉर्मली मेटल ऑक्साइड जैसे ये सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड नेचर में बेसिक है, ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड नेचर के अंदर एम्फोटेरिक है। तो दो ही नेचर है, बेसिक या एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सिर्फ दो है, एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड। ऐसे ही अगर आप एसिड्स के साथ रिएक्ट करें, एसिड्स कौन से, डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं जिनके अंदर वाटर का कंटेंट हाई होता है, वाटर का कंटेंट हाई होता है। और एसिड्स आपको पता है जिनके अंदर भी H होता है वो सब एसिडिक होते हैं, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह से बहुत से एसिड्स हैं हमारे पास। तो आप कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लीजिए, डाइल्यूट मतलब जिसके अंदर पानी का कंटेंट ज्यादा हो, और आप मेटल्स को रिएक्ट करो तो वो इजीली रिएक्ट कर लेंगे। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल का सॉल्ट और एक गैस लिबरेट करेंगे। वो गैस जो कि अगर हम मैचस्टिक लाए तो मैचस्टिक को पेल ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करेंगे। और वो कौन सी गैस है जिसकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है ब्लू फ्लेम, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। जैसे इस फिगर में हम देखते हैं, हमने आयरन का पाउडर लिया है, लेट्स से आयरन इज Fe, और हमने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रही है, हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट एसिड। तो फॉर्मूला चाहे डाइल्यूट चाहे कंसंट्रेटेड, फॉर्मूला सेम रहता है HCl। तो क्या होगा, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन की पॉजिटिव और क्लोरीन की नेगेटिव। आप सोचेंगे ये वैलेंसीज मैं कहाँ से लिख रही हूँ, देखिए हमारे पास वैलेंसीज का एक प्रॉपर चार्ट होता है जिसको आप लर्न कर सकते हो। और अगर जब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपको पता लग जाएगा कि वैलेंसीज हम किस तरह से ढूंढते हैं। तो अभी के लिए आप वैलेंसीज को लर्न कर सकते हैं, आपको वैलेंसीज का चार्ट मिल जाएगा। जैसे ये तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, Fe2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो वैलेंसी को प्लस माइनस ना करके 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव इस तरह से पढ़ते हैं। तो उस वैलेंसी के चार्ट को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे वैलेंसीज लिख दी है। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपने इसको क्रिस क्रॉस करना है। जब आप क्रिस क्रॉस करोगे तो पॉजिटिव पार्ट पहले और नेगेटिव बाद में, इसकी वैलेंसी यहाँ पे लिखी जाएगी। नीचे लिखते हुए प्लस माइनस कुछ नहीं लिखते हैं, और ये 2 यहाँ पे। तो हमारे पास सॉल्ट आ गया FeCl2, फेरस क्लोराइड, प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, जिसपे हमने बात भी करी। अगर आप यहाँ मैचस्टिक लाओ, ये जो हाइड्रोजन गैस है जब यहाँ से निकलेगी, आप अगर मैचस्टिक लाओ तो वो बर्न करने लगेगी विद पेल ब्लू फ्लेम।